नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन के बारे में कि साइमन कमीशन क्या था, इसकी नियुक्ति कैसे हुई और किस क्या क्या इसके प्रावधान दिए गए थे, और इसके साथ जुड़े हुए जो लाला लाजपत राय की मृत्यु है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और इसकी आगे की दिशा के बारे में भी चर्चा करेंगे कि साइमन कमीशन के बाद कैसे कैसे घटनाएँ हुई। तो साइमन कमीशन की एक तरीके से आप नींव समझ सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 में रखी गई थी। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं। इसके अंदर क्या था, सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, इसके अंदर जो हमारे जो राष्ट्रवादी थे उनको क्या था, उन्हें सबसे पहले तो असेंबली में बैठने का मौका मिला। धीरे धीरे संवैधानिक अधिकार जो थे वो धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए थे अंग्रेज की तरफ से। ऐसा नहीं हुआ था कि 1947 के बाद ही हमारी सरकार बननी शुरू हुई थी। 1935 के इलेक्शन, जो 37 में इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर गवर्नमेंट जो थी वो कांग्रेस की ही सबसे ज़्यादा थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और राजा जो थे वो अपने वहाँ शासन कर ही रहे थे। तो आपको इस मिथ्या से दूर हटना है, इस गलतफहमी से दूर हटना है कि 47 के बाद, आज़ादी मिलने के बाद हम शासन करने आए। हम शासन उससे पहले भी कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि जो हमें अधिकार थे वो सीमित मिले हुए थे। तो 1919 में क्या क्या था, जैसे अभी है राज्य में एक अलग सरकार है, केंद्र की एक अलग सरकार है, सेम उसी तरीके से था। पार्लियामेंट के अंदर भी इंडियंस जो थे वो जाते थे, मगर ये था कि उन्हें कई सारी चीज़ों में राइट्स नहीं दिए गए थे। तो वो अधिकार 1919 में जब डाले गए, तो उसके बाद 1919 के अधिनियम में ये लिख दिया गया कि इसके 10 साल बाद हम एक ना आयोग बनाएंगे। उस आयोग के अंदर ये होगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसके अंदर वो जो प्रावधान है उसके अंदर हम क्या क्या चेंजेस करें, ठीक है, ये मतलब कारगर है या नहीं है, कुछ चेंजेस करने चाहिए, और चेंजेस करने चाहिए तो वो चेंजेस क्या होना चाहिए, इसके सुझाव करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन बनानी थी। मगर अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई कि जैसे कमीशन अब बनानी तो 1929 में चाहिए थी, मगर उससे कुछ साल पहले ही इसको बना दिया गया। और इसके बनाने का मुख्य जो कारण था वो ये था कि जो इंग्लैंड है उसके अंदर दो पार्टियां होती हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक आती है उसके अंदर लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी से आप ज़्यादा समझ सकते हैं कि आम जनता वाले लोग के हितों के बारे में सोचती है, ये पार्टी लेबर पार्टी है। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो वही है, रूढ़िवादी टाइप की पुरानी सोच परंपरा कि हमें भारत को आज़ादी नहीं देनी है, इसको हमें दबा के रखना है, इससे हमें अपने जो हित हैं वो साधने हैं, इस तरीके के, मतलब लेबर पार्टी। और आप ये देखेंगे कि लेबर पार्टी ही वो पार्टी है जो ये सोचती है कि भारत को आज़ादी दे देनी चाहिए। यार, हम क्यों वहाँ पर इतना वो करके, मतलब वहाँ पर इतना खर्चा कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के अंदर भी कुछ ना कुछ तो गरीब हैं जिनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो हम अपना ध्यान वहाँ से हटा के अपने देश इंग्लैंड पे क्यों नहीं लगा सकते, पूरे ब्रिटेन के अंदर। तो इस तरीके की जो सोच थी वो लेबर पार्टी के अंदर थी। और आप 1947 के अंदर जब देखेंगे आज़ादी में, तो उस टाइम भी जो पार्टी थी क्लाइमेट एटली की, वो अपनी कंजर्वेटिव वो लेबर पार्टी ही थी जिसने भारत को आज़ादी दिलवाई, ठीक है। तो आज़ादी का ड्राफ्ट उनके पास से आया। तो अब इसी में यही हुआ, जब अब वहाँ पर क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी को लगे कि मैं लेबर पार्टी से हार जाएंगे हम। तो उन्होंने क्या किया कि यार वहाँ पर के लिए विधिक आयोग के लिए ना 1919 का जो अधिनियम था उसको पहले से पास करके ना इंडिया की बागडोर जो है वो हम अपने हाथ में ले लेते हैं, ऐसा इन्होंने सोच के, ये एक अध्यक्ष है जॉन साइमन इनके, अब इस कमेटी का गठन कर दिया गया। देखो, उसकी नियुक्ति कर दी 8 नवंबर 1927 को, जबकि करना कब था, 1929 में होना चाहिए था, मगर ये 2 साल पहले ही कर दी। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसमें 7 नहीं है, ये है 7 सदस्य, 7 नहीं सॉरी, ये है 7 सदस्य। अब इसके 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, और अंग्रेज होने की वजह से इस कमीशन का बाईपास किया जा रहा था। मेन बाईपास करने का जो सबसे मेन कारण था वो इस लाइन के अंदर है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। कुछ भारतीय ऐसे थे जो क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रवादी भारतीय थे, जो पढ़े लिखे थे, वो यही चाहते थे कि यार हमारा जो अधिकार है, हमारी ज़िंदगी का फैसला हम स्वयं करेंगे, ठीक है। कोई बाहर का बंदा हमारा फैसला नहीं कर सकता। हमें कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए और आज़ादी कैसे मिलनी चाहिए, हमें क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, इसका फैसला हमें करना है। तो हमें क्यों नहीं इस आयोग में शामिल किया गया। साथों के साथ अंग्रेज कैसे बता सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, यहाँ पर हम क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई और दूसरा कैसे तय कर सकता है। अब इस आधार पर इस पर सबसे ज़्यादा ये वही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जिन्होंने उस पर उंगली उठाई कि यार, जो पहले ये कहते थे ना कि अंग्रेज हमारे भाग्य का फैसला नहीं कर सकते, हम खुद करेंगे। क्योंकि उदारवादी सोच क्या कहती है, मनुष्य अपने आप में फ्री है, मैं निर्णय लेता हूँ, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत है, मेरे लिए, यानी मेरे को अधिकार है, मैं अपने लिए कुछ भी करूँ। तो मेरे बदले का फैसला तो ही दूसरा कैसे ले सकता है, मेरे हित में या जो मेरे अहित में है वो फैसला कोई दूसरा क्यों लेगा। वो फैसला मुझे खुद लेने का अधिकार है और मैं वो खुद लूँगा। इसी बात को लेकर इस पे एक तरीके से इन्होंने चुनौती के तौर पे भारतीय राष्ट्रवादियों ने लिया इसको कि हमें क्यों नहीं शामिल किया गया, इसमें सारे अंग्रेज क्यों शामिल किए गए। इसे वाइट कमीशन भी कहा गया इसी वजह से। तो ये यहाँ पर से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है कि इसी वजह से
साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया गया। नहीं तो साइमन कमीशन का बॉयकॉट का कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि वो तो भारतीयों को अधिकार देने के लिए तो आ रहे थे। पुराने वाले 1919 अधिनियम की समीक्षा करते, इसमें क्या सही है क्या गलत है, फिर कुछ अधिकार बना के दे देते। अब साइमन कमीशन का जब इन्हें पता चला कि कितने भारतीय हैं, और मतलब एक भी भारतीय नहीं है, तो अब इसका बॉयकॉट चालू हुआ। अब बॉयकॉट कैसे होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचे। अब मुंबई में जैसे ही पहुंचे वहाँ पर काले झंडे से इनका स्वागत किया गया। और आपने जैसे ये देखा ना, ये पीछे मैंने फ़ोटो लगा रखी, साइमन कमीशन गो बैक, तो इसके नारे लगाए गए। अब ये जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ सब जगह इन्हें हड़ताल मिलेगी, क्योंकि हड़ताल पूरी आयोजित कर रखी थी पूरे भारत के अंदर। जहाँ भी जाएंगे काले झंडे से इनका स्वागत होगा और यही लिखा हुआ मिलेगा, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, हाँ ये लाइनें मैंने लिखी भी हैं इसके लिए। अब इस आंदोलन जो किया गया, अब अंग्रेजों को तो कैसे ये गवारा है कि कोई हमारे लिए इतने आंदोलन करे, हमें हड़तालों का सामना करना पड़े। तो अब पुलिस भी एक्टिव हो गई कि हाँ, पुलिस अब इनको भगाने में लग गए क्रांतिकारियों को कि चलो भागो यहाँ से, कुछ नहीं होगा, लाठीचार्ज। ये तो एकदम आम सा काम है ब्रिटिश के लिए। मगर यहाँ पर सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश सेना में सैनिक जो हैं वो है भी तो भारतीय, और यहाँ भारतीय ही भारतीय को मार रहा है सिर्फ अधिकार के लिए। तो ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी दुविधा है कि ऐसा क्यों होता है ना। सोचने वाली बात है। हम लड़ आज़ादी के लिए रहे हैं, मगर जो हमें सामने से मार रहा है वो भी हमारे अपने ही लोग हैं जो हमें मार रहे हैं। ये बड़ी नैतिक दुविधा होती है, और ये दुविधा आपको हिटलर के टाइम पे देखने को मिलेगी। हिटलर का जो वो दोस्त है जिसे वो नरसंहार के लिए कहता है, आइकमान, वो यही तो कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा था, मुझे क्या पता कितने लोगों को हमने मारा, क्यों मारा, मैंने तो इसलिए मार दिया कि मेरी सिर्फ इंक्रीमेंट होता है, मेरे को पोस्ट बढ़ा के मिल जाती, बस इस वजह से। तो कुछ ऐसी ऐसी स्थिति यहाँ पर भारतीयों की देखने को मिलेगी आपको। तो क्या अब इसका जो विरोध प्रदर्शन है, अब सबसे पहले 2 जगह इसके नेतृत्व का आपको मेन को जानना पड़ेगा। एक तो लाहौर के अंदर जो कर रहे थे, लाहौर का एरिया का मतलब है इस टाइम का पंजाब और पाकिस्तान का कुछ एरिया पंजाब के अंदर का। तो वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे वो लाला लाजपत राय सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। ठीक, अब इनके साथ क्या हुआ वो सबसे बड़ी दुखद है कि नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। अब उससे पहले क्या था, अक्टूबर के अंदर 30 तारीख के आसपास की बात है ये, 30 तारीख के आसपास में जब इन पर लाठीचार्ज किया गया ना, तो अब इनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि अब ये सोचो कि इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि अगले बंदे की 1 महीने बाद मृत्यु हो गई। अब तो आप सोच सकते हो कि उन्हें डंडों से कैसे मारा गया होगा, कितने ब्रूटिकल तरीके से किलिंग की होगी उनकी। तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि ये जो मेरे पे लाठियों के प्रहार हुए हैं वो एक दिन जो ब्रिटिश ये अधिकारी हैं, मतलब ब्रिटिश जो है, इनके जो तख्त पेटी होती है ना, जो मरने के बाद ताबूत जो होता है, उसके ऊपर की आखिरी कील साबित होगी, ये कहा लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। और जो इन्होंने जिस अधिकारी ने उन्हें मारने का ऑर्डर दिए थे, मतलब लाठीचार्ज कराया था, वो सैंडर्स था। अब इसी के ऊपर आप देखेंगे कि भगत सिंह सैंडर्स को मारता है। जो सैंडर्स की हत्या होगी वो भगत सिंह द्वारा की जाएगी। भगत सिंह उसकी हत्या करेगा, इसी वजह से करेगा क्योंकि आपने जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं उसको ऐसे कैसे मार दे, क्योंकि वो लाला लाजपत राय से इंस्पायर्ड होते हैं, वो पंजाब के हैं। तो एक ही आप समझ सकते हैं ना, राष्ट्रवादी का मतलब यही तो है, हम एक हित के लिए लड़ रहे हैं, एक आंतरिक जुड़ाव है हमारे अंदर इस चीज़ को लेकर। अब वहीं पर ही अब आ जाओ आप लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर कहते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ हम पे इतनी बुरी तरीके से, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया और मेरे सर के आगे ऐसा अंधेरा सा छा गया, इतनी बुरी तरीके से मुझे मारा गया। मगर हमें यही सिखाया गया था गांधी जी द्वारा कि आपको अपने मार्ग से हटना नहीं है, आपको ऑफेंसिव नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ खड़े होके अपना जो सत्य और अहिंसा का मार्ग है उसी को चुनना है और उसी के आधार पर चलना है। तो इस तरीके से नेहरू भी वहाँ पर खड़े रहे। अब साइमन कमीशन का यहाँ पर ये देख लो कि इस पार्टी का साइमन कमीशन का समर्थन भी किया। तो साइमन कमीशन का जो समर्थन किया था वो तो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने किया था, यूनियनिस्ट पार्टी, और मद्रास की जस्टिस पार्टी। और यहाँ पर जो अम्बेडकर थे वो इनकी ठीक है, अम्बेडकर भी जो साइमन कमीशन है उसके एक सदस्य के रूप में थे इंडिया के, क्योंकि जो कमीशन आया उसकी सहयोग के लिए भी तो सदस्य चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से अम्बेडकर यहाँ पर मिलेंगे। और अम्बेडकर का आप ज़्यादातर रोल देखेंगे, वो देश को आज़ादी दिलाने की तरफ नहीं थे, वो दलित के उत्थान पे ही लगे हुए थे शुरू से एंड तक। आप इसलिए देखोगे कि वो 1947 के इलेक्शंस में, मतलब 47 और 46 के आसपास का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर तो जीतते हैं, मगर जब पाकिस्तान बनता है उसके बाद जब वो इंडिया में आते हैं फिर उसके बाद के वो इलेक्शन हार जाते हैं सारे के सारे। वो इसी वजह से हारते हैं क्योंकि
यहाँ पर जो पार्टी के बंदे होते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये तो दलित उत्थान के लिए काम करते हैं, इनको ज़्यादा लोग जानते नहीं है, मगर पूरे दलित के समाज के अंदर वो एक मसीहा के तौर पे होते हैं अम्बेडकर। अब दोस्तों यहाँ पर हम साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट जो दी गई उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या था। तो जो 1919 भारत शासन अधिनियम से द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था, यानी केंद्र और राज्य अलग अलग होते थे, उसे समाप्त कर देंगे हम और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बताएंगे। और रिस्पॉन्सिबल का मतलब नहीं है बस उत्तरदायी होगी, एक शासन वो देंगे। फिर यहाँ पर एक समय संविधान होना चाहिए इसे कहा, और जो भारतीय उसमें कोई उनका उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। यानी देख रहे हो अब भारतीयों को हटा रहे हैं यहाँ पर से धीरे धीरे कानून की तरफ से। एक तो अंग्रेजों ने कानून बनाया, ऊपर से भारतीयों को हटाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इन्होंने कहा कि इसे सरकार के अंदर लिया जाए, यानी कि अंग्रेजों के अंदर लाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उड़ीसा और जो सिंध है उसे अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए, और बर्मा को आप इसके बाद देखेंगे कि भारत से अलग कर दिया गया। 1935 में जब इसको लागू किया गया तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया, नहीं तो जो म्यांमार है वो भारत का ही हिस्सा था एक टाइम पर। अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर रखा था और उसे भारत में मिला रखा था। अब यहाँ पर क्या, विधानमंडल जो कानून बनाने वाले होते हैं, विधानमंडल समझिए ना आप, एमएलए, उन एक तरीके से वही उनका विस्तार किया जाए। जो अल्पसंख्यक जाति है उसके लिए गवर्नर विशेष प्रावधान किए, ये तो एक तरीके से ठीक है। अब मताधिकार जो है वोट करने के राइट, उसको 2.8% था। देखो अब 1919 तक सिर्फ 2.8 लोगों को ही लोगों को ही अधिकार था कि आप वोट करें, और ये आपको मिलेगा 3.5% के आसपास होता है जब भारत को आज़ादी मिलती है। उस टाइम तक इसका रेशो जो था, इन्होंने मांग की कि 10 से 15% के करीब इसको बढ़ा दिया जाए। अब जो 10 वर्ष बाद वो जो कहा था ना, जैसे साइमन कमीशन इसीलिए तो आया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 की चेक करने के लिए आया था कि क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए या नहीं। अब उस व्यवस्था को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसका नतीजा क्या हुआ साइमन कमीशन का। तो भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया साइमन कमीशन के आधार पर। तो इसमें से जो ज़्यादातर बातें थी वो उसको मान लिया गया। और यहाँ पर जो एक व्यक्ति हैं सर शिव स्वामी अय्यर, इन्होंने जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है इसे कहा कि इसे रद्दी के टोकर में फेंकने लायक बताया। तो दोस्तों यहाँ तक ही था ये लेक्चर, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 था उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली, साइमन कमीशन के बारे में चर्चा कर ली, और इसके बाद जो अब देश की राजनीति पे क्या असर आया इस पर भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। अब 1919 में इस कमीशन का एक तरीके से साइमन कमीशन को तो बॉयकॉट कर देते हैं। तो साइमन कमीशन की सिफारिशें बाद में तो लागू कर दी गई, मगर इसके बाद देखेंगे आप नेहरू रिपोर्ट आएगी, फिर इसके बाद जिन्ना अपना 14 सूत्रें मांग देंगे, फिर असहयोग आंदोलन शुरू होगा, दांडी मार्च होगा। इस तरीके से अब पृष्ठभूमि कई सारी तैयार होंगी इसी असहयोग मतलब साइमन कमीशन के बिहाफ पर। तो अभी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चरों में चर्चा करेंगे इसके बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। थैंक यू।